गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पाठ 12 मेरा विद्यार्थी जीवन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। उस दिन हम लोगों ने आधा इसका पाठ पढ़ा था, तो अब उसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि गांधी जी को अपने स्कूल में कसरत की कक्षा में जाना पसंद नहीं था, लेकिन जब वो धीमे धीमे बड़े हुए तब इनको ये समझ में आया कि शारीरिक शिक्षा के लिए विद्यादान में भी उतना ही स्थान होना चाहिए जितना कि मानसिक शिक्षा का। अर्थात उनको शारीरिक शिक्षा मतलब कि व्यायाम या कसरत का महत्व बाद में समझ में आया। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो इसके आगे से हम लोग इसके आगे का फिर से पढ़ते हैं पार्ट 2। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। गांधी जी ने इसमें लिखा है कि फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में ना जाने से कोई नुकसान ना हुआ। गांधी जी ने इस बात को मतलब लिखा है कि फिर भी उनको मतलब ये उन्होंने कहा है कि उनको कसरत में जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका कारण क्या था बच्चों? इसका कारण है कि पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। यह मुझे पसंद आया और तभी से घूमना अच्छा लगने के कारण घूमने की आदत मुझे पड़ गई थी, जो अब तक है। घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत सुगठित हो गया। गांधी जी ने लिखा है कि उन्हें कसरत की कक्षा में जाना तो नहीं अच्छा लगता था, लेकिन उनको टहलना अच्छा लगता था। खुली हवा में घूमना उन्हें पसंद था और वो करते थे, तो इसीलिए उनको कसरत में ना जाने मतलब व्यायाम की कक्षा में ना जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ और उनका शरीर जो है ठीक था, फिट था। अब आगे क्या इन्होंने लिखा है देखिए कि अरुचि का दूसरा कारण था, जैसे वो व्यायाम की कक्षा में नहीं जाते थे, तो इसका दूसरा इन्होंने कारण लिखा है। क्या लिखा है कि पिताजी की सेवा शुश्रूषा करने की तीव्र इच्छा। मतलब जो उनके पिता थे वो उनकी सेवा करने के लिए घर में चाहते थे कि हमको थोड़ा समय मिले तो हम इनकी सेवा करें। इसलिए स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता। गांधी जी घर से जैसे स्कूल जाते थे अपने पिताजी की सेवा में लग जाते थे, तो वही बात इन्होंने इसमें बताई है। जब कसरत लाजमी कर दी गई, लाजमी का मतलब होता है बच्चों ज़रूरी, आवश्यक, कि जाना ही है उसमें। तो जब कसरत लाजमी कर दी गई तब इस सेवा में विघ्न उपस्थित होने लगा। मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए कसरत से माफ़ी मिलनी चाहिए। इन्होंने अपने गुरु से कहा, अपने टीचर से कहा कि मैं अपने पिताजी की सेवा नहीं कर पाता हूँ वहाँ पे आने के कारण, अतः मुझे कसरत में ना आने के लिए माफ़ी मिले। और कसरत में जाना ज़रूरी कर दिया था उन्होंने। परंतु गीमी साहब क्यों माफ़ी देने लगे? गीमी साहब जो थे बच्चों, ये इनके हेडमास्टर थे, ठीक है। तो उनके लिए लिखा है कि उन्होंने इस बात के लिए इनको माफ़ नहीं किया। मतलब इन्होंने कहा कि नहीं, आना है कसरत में तो आना ही है। एक शनिवार को सुबह का स्कूल था। एक शनिवार इनका सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे कसरत में जाना था और शाम के 4 बजे इनकी कसरत की कक्षा थी। तो इसमें इन्होंने फिर लिखा आगे कि मेरे पास घड़ी नहीं थी। मतलब गांधी जी के पास तब घड़ी नहीं थी। आकाश में बादल छाए थे, इस कारण समय का पता ना रहा। और उस दिन बदली थी, बादल छाए थे तो बदली थी, तो इनको टाइम का पता नहीं चला। तो बादलों से मुझे धोखा हुआ। मतलब गांधी जी ने इसमें लिखा कि बादल थे तो उनको समय का आभास नहीं हुआ। जब तक कसरत के लिए पहुंचता तब तक तो लोग चले गए थे। जब गांधी जी कसरत के लिए वहाँ पर जब पहुँचते तब तक वहाँ पर बाकी लोग जा चुके थे, मतलब उन्हें लेट हो गया था, देर हो चुकी थी। दूसरे दिन गीमी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया। अगले दिन जब इनके मास्टर ने देखा कि ये इनकी अटेंडेंस देखी, हाजिरी मतलब इनकी उपस्थिति देखी, तो इनको देखा कि ये तो अनुपस्थित थे उस दिन।
गैर हाजिर मतलब उस दिन वो उपस्थित वहाँ पर नहीं थे। मुझसे कारण पूछा, फिर गांधी जी से इन्होंने पूछा कि भाई क्यों नहीं आए थे। तो कारण तो जो था, मतलब गांधी जी चूँकि झूठ नहीं बोलते थे, तो कारण तो जो था सो मैंने उनको बतला दिया कि जो कारण था वो गांधी जी ने सही से बता दिया। उन्होंने उसे सच ना माना, लेकिन उनके जो टीचर थे उन्होंने इस बात को सही नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 आना, ठीक से उन्हें याद नहीं, कितना जुर्माना, ठीक है, हो गया। तो मतलब कि गांधी जी ने उनको बताया कि जो भी बात थी कि भाई मतलब घड़ी नहीं थी और बदली थी, तो इसी वजह से लेट हो गए, उन्हें टाइम का आभास नहीं था। लेकिन इस बात को गांधी को उनके जो टीचर थे गिमी साहब, उन्होंने सच नहीं माना और इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया। तो गांधी जी ने इसमें लिखा है कि मुझे इस बात से अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। कि गांधी जी ने इसमें लिखा है कि उनको इस बात से काफ़ी तकलीफ हुई कि उनको उनके टीचर ने झूठा समझा, जबकि उन्होंने सच जो बात थी वो बताई थी। फिर गांधी जी ने आगे आगे क्या लिखा है, मैं यह कैसे साबित करता कि मैंने झूठ नहीं बोला, कि मतलब मैं ये उन्हें कैसे बताता कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पर कोई उपाय न रहा, लेकिन कोई उपाय नहीं था कि वो बता पाते कि सच है कि झूठ है, क्या है। मन महसूस कर रह जाना पड़ा, ठीक है, मतलब कि मन में ही अपनी बात को लेकर के, मन में अपनी बात को दबा करके रह गए कि ना वो सच मानने को तैयार थे और ना ये साबित जो कर पाए कि मैं नहीं आ पाया, तो जो मैंने बताया वो कारण सही था। अब इन्होंने इसमें लिखा है आगे कि मैं रोया और समझा कि सच बोलने वालों को गाफिल नहीं रहना चाहिए। तो गांधी जी ने क्या जो है समझा कि जो लोग सच बोलते हैं उनको गाफिल नहीं रहना चाहिए। गाफिल का मतलब बच्चों होता है कि क्या बोलते हैं कि वो अचेत या मतलब किसी बात के लिए लापरवाह या बेसुध, ठीक है, कि मतलब अपनी कि अगर हम सच बोलते हैं तो उसको करें साबित। ये नहीं कि ठीक है अगर किसी ने मेरी बात को सच नहीं माना तो अरे ठीक है जाने दो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं। तो उन्होंने कहा कि सच बोलने वालों को इतना बेसुध नहीं होना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दिनों में मुझसे ऐसी वह पहली और आखिरी भूल थी। गांधी जी ने लिखा है कि जो इस तरह की इनसे गलती हो गई कि जो इनके पास घड़ी नहीं थी और इस कारण ये नहीं जा पाए, समय का इनको नहीं जो आभास हुआ और सच बोलने के बाद भी इनको मतलब ये झूठे साबित हुए। तो इस बात की गांधी जी ने अपने जीवन से सीख ली कि आगे से ऐसा ना होने पाए। तो अपनी पढ़ाई के दिनों में मुझसे ऐसी वह पहली और आखिरी भूल थी, आगे से उनसे कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे कुछ स्मरण है कि अंत में जुर्माना माफ़ करा पाया था। फिर इनको याद है, मतलब इनको याद आती है वो पहले की बातें कि बाद में इन्होंने अपना वो जुर्माना माफ़ करा लिया था, जो इनको कसरत की कक्षा में ना जाने के कारण इनके टीचर ने इनके ऊपर लगाया था। फिर क्या कहते हैं गांधी जी, फिर क्या लिखा है इन्होंने अपने संस्मरण में, कुछ दिन बाद कसरत से छुट्टी मिल गई, मतलब कुछ दिनों के बाद कसरत से इन लोगों को छुट्टी मिल गई। पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर को मिली कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास चाहता हूँ, तब जाकर उससे छुटकारा मिला। जब इनके पिताजी ने एक चिट्ठी इनके हेडमास्टर को भेजी, हेडमास्टर जो इनके गिमी साहब थे, तो उनके पास जब चिट्ठी भेजी कि मैं अपने बच्चे को स्कूल के पढ़ने के बाद अपने पास चाहता हूँ, तब फिर उन्हें कसरत की कक्षा से छुट्टी मिल गई। अब क्या लिखा है इन्होंने आगे कि व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा, मतलब घूमना फिरना इनका जारी रहा। इस कारण शरीर से मेहनत ना लेने की भूल के लिए शायद मुझे सजा भोगनी पड़ी हो, परंतु एक दूसरी भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। कौन सी भूल थी वो? इन्होंने इसमें आगे लिखा है कि पढ़ाई में सुलेख होने की ज़रूरत। सुलेख मतलब होता है सुंदर लेख, अच्छी राइटिंग, ठीक है। तो इन्होंने इसमें लिखा है कि दूसरी भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ, पढ़ाई में सुलेख की होने की ज़रूरत नहीं। मतलब ये पहले ये मानते थे कि अरे पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी राइटिंग की ज़रूरत नहीं है, ऐसा गांधी जी मानते थे।
यह कुबुद्धि मेरे मन में ना जाने कहाँ से आ गई थी, जो ठेठ विलायत जाने तक रही। मतलब कुबुद्धि मतलब बुरी बुद्धि, मतलब कि अज्ञान, मतलब इनको इस बात का इतना नहीं था कि हम क्यों अपनी राइटिंग को सुधारें। उसी बात पर इन्होंने इसमें लिखा है कि कुबुद्धि मतलब बुरी बुद्धि, कि इनके मन में मन ना जाने कैसे आ गई कि राइटिंग क्यों सुधारें, राइटिंग से का क्या लेना देना। लेकिन जब ये विलायत गए, विलायत मतलब विदेश गए, फिर और खासकर दक्षिण अफ्रीका, जहाँ के वकीलों के और दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े युवकों के मोती के दाने की तरह अक्षर को जब इन्होंने देखा, तब ये इन्होंने लिखा है कि तब मैं बहुत ही मतलब लजाया और पछताया। तो गांधी जी ने इसमें लिखा है कि जो बचपन में इन्होंने अपने लेख को नहीं सुधारा था या नहीं ध्यान दिया था, तो जब ये बड़े हुए और ये दक्षिण अफ्रीका पढ़ने गए, तो वहाँ पर जब इन्होंने वहाँ के युवकों की राइटिंग देखी, उनका लिखने का ढंग देखा, तो इतने सुंदर अक्षरों को देख करके ये पछताए कि अरे मैंने बचपन में अपने लेख को क्यों नहीं सुधारा। उसी बात पे गांधी जी ने लिखा है कि ये अपनी राइटिंग को देखकर पछताए और लजाए भी। फिर इन्होंने लिखा है, मैंने देखा कि खत लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है, कि मतलब जो लेख है, जो राइटिंग है, अगर ये खराब है तो अधूरी शिक्षा की निशानी है। मैंने पीछे से अपना लेख सुधारने की कोशिश भी की, परंतु पक्के घड़े पर मिट्टी कब तक चढ़ सकती है। इस बात की अवहेलना मैंने जवानी में की, उसे मैं फिर आज तक न सुधार सका। गांधी जी ने लिखा है कि जब बचपन में इन्होंने अपनी राइटिंग पर नहीं ध्यान दिया, बाद में इन्होंने सोचा कि सुधारें, लेकिन अब तो जब मतलब पक्का घड़े का मतलब होता है कि अब तो बड़े हो गए, इतना पढ़ लिख लिया, तो अब वो बात नहीं आती है। बचपन में हम जितना सीख लेते हैं, अपनी राइटिंग को जो सुधार लेते हैं, वो फिर बात ही अलग होती है। तो उसी पर इन्होंने लिखा है कि वो उसको फिर अपनी राइटिंग को उतना अच्छा नहीं बना सके। हर एक नवयुवक और युवती मेरे उदाहरण को देख करके चेते और समझे। क्या समझे? कि अच्छा खत विद्या का आवश्यक अंग है। उन्होंने इसी बात पर लिखा है कि हर कोई नवयुवक और युवती मेरी इस बात को से सीखे कि मतलब अच्छी जो राइटिंग है वो अच्छी विद्या का आवश्यक अंग होता है, एक ज़रूरी पार्ट होता है। तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने लेख पर बहुत ध्यान मतलब देने के लिए कहा है, क्योंकि खुद ये नहीं सुधार पाए थे, इनको पछतावा था। इसी बात के लिए इन्होंने दूसरों से कहा है कि अपने राइटिंग को पढ़ाई के साथ साथ सुधारना बहुत ज़रूरी है। खत सुधारने के लिए लेखन कला आवश्यक है। इन्होंने कहा है कि अगर अपनी राइटिंग को सुधारना है तो उसके लिए लिखना आवश्यक है। जब हम लिख करके प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी राइटिंग अच्छी हो जाती है। मैं तो अपनी यहाँ राय बता रहा हूँ कि बालकों को आलेखन कला पहले सीखनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचानने लगता है। और जब आलेखन कला सीखकर चित्र इत्यादि निकालना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर छापे की तरह हो जाएं। देखो गांधी जी ने इसमें कितनी अच्छी बात लिखी है कि बच्चों को बचपन से ही राइटिंग पर ध्यान देना चाहिए। वो आलेखन बनाएं, डिजाइन बनाएं, कला बनाएं, तो इससे वो उनकी राइटिंग में सुधार आएगा। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। उनको रेखा गणित का सब्जेक्ट जो है, इन्होंने लिखा है कि उनको संस्कृत से भी कठिन उनको रेखा गणित लगती थी। रेखा गणित में तो रटने की कोई बात ही नहीं थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि में सब रटना था। वो कहते रेखा गणित तो चूंकि मैथ था तो उसमें रटने जैसा कुछ था नहीं, समझना था, लेकिन संस्कृत में मानते थे कि उसको रट सकते थे। यह विषय भी चौथी कक्षा से शुरू होता था। जब गांधी जी पढ़ते थे तब संस्कृत जो था वो क्लास 4 से चौथी कक्षा से शुरू होता था। छठी कक्षा में जाकर मेरा दिल बैठ गया। संस्कृत शिक्षक बड़े सरल आदमी थे। संस्कृत के जो शिक्षक थे वो बहुत ही सरल आदमी थे। विद्यार्थियों को बहुतेरा पढ़ा लेने का लोभ उन्हें
रहा करता कि विद्यार्थियों को कितना ज़्यादा पढ़ा लें, ऐसा वो सोचते थे। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा सी रहती थी। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग, उस समय संस्कृत और फारसी वर्ग और फारसी ये दो मतलब जो है भाषाएं के बारे में इन्होंने लिखा कि इसमें काफ़ी जो है प्रतिस्पर्धा, मतलब होता है कि आपस में वो क्या कंपटीशन समझते हैं ना, कंपटीशन मतलब आपस में मुकाबला कि फारसी पढ़ें संस्कृत पढ़ें क्या है। फारसी के जो मौलवी साहब थे नरम आदमी थे, नरम मतलब सीधे साधे दयालु स्वभाव के। विद्यार्थी लोग आपस में बातें करते कि फारसी बड़ी सरल है और मौलवी साहब भी भले आदमी हैं। विद्यार्थी जितना याद करता है उतने पर ही वह निभा लेते हैं। मतलब कि वो जितना बच्चों को पढ़ने को देते थे तो बच्चे जितना भी पढ़ करके आते थे या याद करके उसी पर वो मतलब खुश हो जाते थे, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे। इसी बात पर इन्होंने इसमें लिखा है कि उतने पर ही वो निभा लेते थे। बालकों चित्त स्वभाव से मैं ललचाया और एक दिन फारसी के दर्जे में जाकर के बैठा। उन्होंने मतलब लिखा है कि वो भी उनके भी अंदर बचपना था, तो इसी तरह से उसे इसी स्वभाव के जो कारण वो एक दिन फारसी की दर्जे में जाकर के बैठ गए कि मतलब जो है बहुत जो है सरल है, संस्कृत से भी सरल है और टीचर भी बहुत अच्छे हैं, जितना पढ़ लो उतने में खुश रहते हैं। एक दिन वो उसमें भी एक दिन वो फारसी के दर्जे में जाकर के बैठ गए। तो अब क्या हुआ, फिर गांधी जी ने लिखा है आगे कि संस्कृत विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना कि संस्कृत शिक्षक को इससे दुख हुआ। जब ये फारसी की कक्षा में जाकर के बैठ गए ना, तो इनके जो संस्कृत के टीचर थे तो उन्हें इस बात से दुख हुआ, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, तो इनके जो टीचर थे गांधी जी के, इन्होंने गांधी जी को बुलाया और उनसे कहा, क्या कहा, तुमको जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ, मैं तो समस्त विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। मतलब उनको लगा इनके संस्कृत के टीचर को कि मेरी कक्षा को छोड़ के ये फारसी की शिक्षा में बैठ गया, क्या बात है, क्यों। इसलिए उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि अगर जो दिक्कत है तो बताओ, मैं तो सबको चाहता हूँ कि अच्छे से पढ़ाऊँ, आगे चलकर मैं उसमें रस की घूंट मिलेगी। तो मतलब उन्होंने कहा कि आगे जब तुम संस्कृत को जब पढ़ोगे तो आगे जाकर तुमको संस्कृत बहुत अच्छी लगेगी, तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। मतलब गांधी जी से इनके संस्कृत के टीचर ने कहा कि तुम निराश मत हो, पढ़ो मन लगा करके और तुम्हें आगे जाके से बहुत अच्छा लगेगा, तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। उन्होंने कहा तुम आके मेरी कक्षा में फिर से बैठो। अब अपने टीचर की इस बात पर गांधी जी ने लिखा कि मैं बहुत मतलब गांधी जी बहुत शर्मिंदा हुए, तो उन्होंने लिखा मैं शर्मिंदा हुआ, शिक्षक के प्रेम की अवहेलना ना कर सका। शिक्षक ने जो इतने प्रेम से इनसे ये शब्द कहे, ये इसको टाल नहीं सके। आज मेरी आत्मा माँ कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानती है। इनके जो टीचर थे उनका नाम था कृष्ण शंकर, उन्हीं के बारे में इन्होंने लिखा है कि आज ये उनका उपकार मानते हैं, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी ना पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वह न ले पाता, बल्कि मुझे तो इस बात का पश्चाताप रहता कि आगे कि मैं अधिक संस्कृत ना पढ़ सका। मतलब उन्होंने अपने टीचर के बारे में लिखा है कि उनकी वजह से ही वो जो संस्कृत पढ़ सके तो आगे बड़े जो होकर के वो जो भी संस्कृत के शास्त्र हैं उनको वो पढ़ पा रहे हैं। अगर वो उनको बुला करके ना समझाते या इस तरह से ना कहते प्रेम से, तो शायद ये ना पढ़ते आगे उसमें संस्कृत। तो इस बात का इनको अफसोस होता, इसी पर इन्होंने ये बात लिखी है। क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी भी बालक को संस्कृत का अच्छा ज्ञान अध्ययन किए बिना ना रहना चाहिए। मतलब किसी भी बालक को ये नहीं कि संस्कृत उसको ना पढ़े, मतलब हर किसी को संस्कृत आनी चाहिए। इसके बारे में गांधी जी ने लिखा है। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष के उच्च शिक्षण क्रम में मातृभाषा के उपरांत, मतलब मातृभाषा जो हमारी मातृभाषा है उसके बाद राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। मतलब इन्होंने कहा कि मातृभाषा के अलावा जो अन्य भाषाएं हैं उनका भी स्थान हो। इतनी भाषाओं की गिनती से किसी
को डरने की ज़रूरत नहीं। मतलब गांधी जी ने कहा कि इतनी सारी भाषाएं हैं, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। यद्यपि विधि पूर्वक भाषाएं पढ़ाई जाएं और सब विषयों का अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा करने का बोझ हम पर ना हो, तो पूर्वोक्त भाषाएं भारू ना मालूम हो, बल्कि उनमें रस आने लगे। गांधी जी ने मतलब इसमें लिखा है कि भाषाएं चाहे जितनी हो, लेकिन उन्हें किसी एक विषय से पढ़ाने का बोझ ना हो। अब ये नहीं कि भाषा इतनी है तो हम उसको सबको अंग्रेजी में ही पढ़ें। तो ये उनको कहते थे इस तरह से बच्चों पर बोझ नहीं लादना है कि इसी भाषा से पढ़ो। बच्चों का जिस भाषा में पढ़ने का मन है, जो भाषा उन्हें अच्छी लगती है वो उस भाषा में पढ़ें, और प्रत्येक भाषा का विधिवत ज्ञान उन्हें दिया जाए। मतलब जो भी भाषा है, जैसे फारसी है तो उसका फारसी का विधिवत ज्ञान हर चीज़ उन्हें बताई जाए, संस्कृत है तो संस्कृत का विधिवत, लेकिन इन सभी भाषाओं को अंग्रेजी माध्यम में ढालने की कोशिश ना की जाए। फिर भी तो इसीलिए गांधी जी ने इसमें लिखा है कि अगर भाषाएं उन्हें भार रूप नहीं मालूम होगी, मतलब भार का मतलब बोझ, कह रहे पढ़ना है करना है, तो अगर ऐसा जो नहीं होगा तो फिर पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, अच्छा लगता है ना। जब किसी चीज़ का बोझ नहीं होता है, हम लोग उसको मन से पढ़ते हैं तो वो चीज़ सीखने में हमें आसान हो जाती है। लेकिन अगर किसी बात के लिए ज़बरदस्ती होती है, दबाव होता है, तो उसको सीखने में थोड़ा समय लग जाता है। तो उसी बात पे गांधी जी ने लिखा है कि अगर हम पर बोझ जो ना हो तो सभी भाषा हमें भार रूप ना मालूम हो, तो उनको पढ़ने में बड़ा रस आता है। फिर भी एक भाषा की विधि, अगर कोई बच्चा एक भाषा को अच्छे से सीख लेता है ढंग से, तो दूसरी भाषाओं का ज्ञान उसको बहुत सुगमता से हो जाता है। सुगमता का मतलब आसानी से हो जाता है। इन्होंने लिखा है कि सच पूछे तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत, इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। यही फारसी और अरबी के लिए कह सकते हैं। गांधी जी ने इसमें लिखा है कि हिंदी, गुजराती, संस्कृत, ये सब लगभग एक ही भाषा के रूप हैं। 6-7 वर्ष की उम्र से लेकर के 16 वर्ष तक का विद्या अध्ययन किया इन्होंने, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा इनको नहीं मिली। फिर भी वायुमंडल में तो कुछ ना कुछ धर्म प्रेरणा मिला ही करती है। इन्होंने इसमें लिखा है कि मतलब 6 साल से लेकर 16 साल तक इन्होंने विद्या अध्ययन किया, लेकिन धर्म की शिक्षा इनको नहीं मिली। लेकिन जो आसपास का जो वातावरण था उससे इनको धर्म की प्रेरणा मिलती रही। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ करना चाहिए। धर्म से इन्होंने लिखा है कि धर्म से मेरा अभिप्राय है आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान। धर्म से मतलब होता है आत्म साक्षात्कार, का मतलब होता है कि अपने आप को जानना, ठीक है, अपने आप से भेंट, अपनी पहचान करना। तो उसमें इन्होंने लिखा है कि वो जरूर, मतलब वो भी बच्चों को, मतलब वो भी हमारी पढ़ाई में होना चाहिए कि बच्चे अपने आप को भी जाने, अपने आप को भी पहचाने, सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर के ना बैठें। वैष्णव संप्रदाय में जन्म होने के कारण बार बार उन्हें हवेली जाना होता था, परंतु उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न न हुई। इन्होंने लिखा है कि वैष्णव संप्रदाय में थे तो बार बार वे हवेली जाते थे, लेकिन वहाँ पे उनको कोई श्रद्धा, मतलब श्रद्धा का मतलब होता है बहुत, मतलब मन से वहाँ पर नहीं जाते थे। हवेली में क्या था कि हवेली का वैभव मुझे पसंद न आया। गांधी जी ने लिखा कि वहाँ का वैभव, वहाँ पर जो मतलब बहुत इतना अच्छा सब कुछ था, वहाँ पर उनको नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि हवेलियों में होने वाले में अनाचारों की बातों को सुन करके उनके जो मन थे, उनके मन में संबंधों में उनका जो मन था उसमें संबंध में उदासीन हो गया। वहाँ से कुछ भी धर्म प्रेरणा उन्हें न मिली। गांधी जी ने उसमें लिखा है कि वहाँ पर जो मतलब अनाचार, मतलब जो बुरा आचरण होता था, बुरा व्यवहार मतलब होता था, तो इससे उनका मन उदासीन हो गया, मतलब खिन्न हो गया, उनको वहाँ पर जाना अच्छा नहीं लगता था। परंतु जो चीज़ मुझे हवेली से ना मिली वह अपनी दाई के पास से मिली। गांधी जी ने लिखा है कि वो हवेली जाते थे धर्म का ज्ञान लेने, कुछ सीखने, लेकिन उन्हें वहाँ से जो कुछ नहीं मिला वो उनको अपनी दाई से मिला। वह हमारे कुटुंब में पुरानी नौकरानी थी। उसका प्रेम मुझे आज भी याद आता है। मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं भूत प्रेत से डरा करता था। रंभा ने मुझे बताया कि उसकी दवा राम नाम है। राम नाम जो आज मेरे लिए अमोद शक्ति बन गया है, इसका कारण वह रंभा दाई का बोया हुआ बीज ही है।
मतलब उन्होंने उनको बताया था कि जब भी तुमको डर लगे तुम राम नाम जप लो तो तुम्हारा डर भाग जाएगा। तो गांधी जी ने इसीलिए तो इसी बारे में जो लिखा है कि उनको ये सब सीख उनकी उस दाई से मिली कि जब भी उनको कभी डर लगता, कभी परेशान होते भूत प्रेत से, तो वो राम नाम जप लेते थे। और वही इन्होंने लिखा है कि राम नाम जो है वो उनके लिए अबोध शक्ति बन गया। मैं अच्छी तरह इस बात को अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में पढ़े शुभ अशुभ संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं और इसीलिए यह बात अब मुझे बहुत खल रही है कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पठन न हो पाया। गांधी जी ने देखिए इसमें लिखा है कि बचपन में ही जो भी हम लोग अच्छी और बुरी बातों को जो है सीखते हैं वो बड़े तक हमारे साथ रहती हैं। तो बचपन, क्योंकि बड़े में इतना कुछ हम लोग नहीं सीख पाते हैं, लेकिन बचपन में जो भी अच्छी बातें, अच्छे संस्कार, अच्छी पढ़ाई लिखाई का जो भी कुछ हम सीखते हैं तो वो हमेशा हमारे बड़े तक हमारे साथ रहता है। तो इसी पे इन्होंने गांधी जी ने लिखा है कि जो बचपन में वो अच्छे ग्रंथ या अच्छी कुछ जो और भी चीज़ें वो चाहते थे पढ़ना, नहीं जो पढ़ पाए, इस बात का उनको कमी बाद में भी खलती रही। तो गांधी जी पढ़ाई लिखाई के प्रति बहुत देखिए सतर्क थे और उन्होंने हमेशा बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ध्यान दिया कि बच्चों को शुरू से ही पढ़ाई के साथ साथ उनको धर्म की बातें, आत्मज्ञान की बातें, नैतिक शिक्षा की बातें, ताकि उनका चारित्रिक विकास हो सके। ये सब गांधी जी ने अपने विचार में, अपने थॉट में बताई हैं। ये गांधी जी का बहुत ही सुंदर सा बच्चों पाठ था, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसका क्वेश्चन आंसर हमने आपको मैंने भेजे हैं। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। इसकी PDF बना करके और मुझे मेरे नंबर पर भेज दीजिएगा। ओके, बाय।